देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल टीवी पर आके आधा घंटा बोला। बात सिर्फ यही निकल के आई कि चौथे लॉकडाउन होगा और उसका रंग रूप क्या होगा, वो सोच रहे हैं कि रंग रूप क्या होगा चौथे लॉकडाउन का। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा करके जा रहा हूं, जिसका खुलासा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करेंगे। मेरे बारे में उसके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं, बस घोषणा कर रहा हूं 20 लाख करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा। लोग बहुत खुश हुए हमारे जैसे कि 20 लाख करोड़, जीडीपी का 10%, बहुत बढ़िया। जबकि हमारी जीडीपी की क्या हालत है, उसका 10%, 20 लाख करोड़ और वाहवाही के 5 कंट्रीज में हमारा सबसे आगे है। सब खुश हुए आंकड़े देखे 20 लाख करोड़। और आज 1.5 घंटे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को सुना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई, उसका पिटारा आज निर्मला सीतारमण जी ने खोला। अब आप अपने 14 करोड़ लोग जिनके जन धन खाते जीरो अकाउंट पे खाते खोले थे, देखिए उन खातों में अब कल घोषणा हुई है, आज के बाद क्या उसमें कोई पैसा आता है जन धन खातों में। 500 रुपया डाला था, लेकिन 500 रुपए में जिसकी नौकरी चली गई, जिसका घर बार छूटकर, जो मजदूर, जो किसान, जो कामगार सड़कों पर मीलों चल रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए, मात्र 500 रुपए में जिन्होंने इस पैकेज की घोषणा करके 500 रुपया जनधन खातों में डाला, मैं उनसे कहूंगी एक महीना तो छोड़िए, एक दिन उस 500 रुपए से चलाकर दिखा दीजिए आज के दौर में, तो गरीब मजदूर से हम उम्मीद कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया केंद्र की मोदी सरकार ने कि कोई भी कामगार मजदूर सड़कों पर नहीं है, कोरा झूठ। आज भी मजदूर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, गर्भवती महिलाएं सड़कों पर मीलों का सफर तय कर रही है अपने घर तक जाने के लिए। आज भी लड़ाई पड़ी हुई है कि 85% ट्रेन का किराया केंद्र देगा, ऑनलाइन टिकटें बुक होंगी। अब बेचारा गरीब मजदूर जिसको घर जाना है, वो आपका हाईटेक मोबाइल लेकर तो बैठा नहीं है कि अपना ऑनलाइन जाएगा और टिकट बुक करेगा, या सरकारें उसको ऑनलाइन कह रही हैं। कितना कठिन कर रहे हैं हम उसके लिए, उसकी जिंदगियों को। 20 लाख करोड़ में किसी को कुछ नहीं मिला। 90,000 करोड़ बिजली कंपनियों को राहत के लिए, बिजली कंपनियों को, आपके बिजली के बिल कम नहीं होंगे, आपसे बिजली के पूरे बिल वसूल किए जाएंगे, आपसे जो टैक्स लिया जाता है उसमें कोई कमी नहीं है, जीएसटी में कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं, गैस के सिलेंडर के दाम में कोई कमी नहीं। आपके खातों में सीधा पैसा डालना है, बिल्कुल भी नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। हमने तो सिर्फ सुझाव दिया, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग बार बार चीखते हैं भाजपाई 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो 70 साल राज जिसने किया है उसके पास कुछ अनुभव तो होगा। और हम खामोश नहीं है, जो हमारा विपक्ष है वो खामोश नहीं है, वो आपको उसी 70 साल का अनुभव शेयर कर रहा है कि हर 13 करोड़ जनधन खाते हैं उसमें आप 7,500 डाल दीजिए और पूरा एक महीना वो गरीब मजदूर अपना घर चला लेगा। और आप इन लघु कुटीर उद्योगों को आर्थिक मदद दीजिए ताकि ये मजदूर अपने उद्योगों को, अपने काम की जगहों को छोड़कर ना जाता, वो वही रहता और उनके खाते में पैसा भी आता, ये दबाव उनके ऊपर नहीं होता जो कुटीर लघु उद्योग है, तो ये चल पाता। आज 1.5 घंटा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इतना बड़ा बातें की, लेकिन आया क्या? जल्दबाजी मत करिए, 15 दिन इंतजार करते हैं, महीना इंतजार करते हैं। 20 लाख करोड़, जीडीपी का 10% बता रहे हैं। आपके बैंक में पैसा आया? बताइएगा मुझे जरूर। आपकी कोई नौकरियां आपको क्या वापस मिल रही हैं? आपकी जो सैलरी, आपके जो वेतन, आपके जो मेहनताना रुका हुआ था, क्या वो मिल गया आपको? क्या आपके पेट्रोल डीजल के दाम कम करके आपको कुछ गरीब को राहत दी? क्या गैस के सिलेंडर का दाम खत्म हुआ? घोषणाएं हो रही हैं, बहुत मोटी मोटी घोषणाएं हो रही हैं, और 1-2 वीडियो कहीं से लाकर बनाकर वाहवाही लूटी जा रही है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, अपने खुद के गिरेबान में झांकिएगा कि हमारे खातों में, हमारी जेब में कितना पैसा इस 20 लाख करोड़ की राहत से आया है, या हमारी जेब से मात्र टैक्स के नाम पर पैसा निकलवाया गया है। ये सब आपके हाथ में है कि आप अपने आप को, क्योंकि सरकार की तैयारियां खाने के ऊपर, राशन की दुकानों पर, दारू की दुकानों पर
देखा आपने किस तरीके से बस अड्डों पर हमारे मजदूर जो है, रेलवे स्टेशन बस अड्डों पर किस तरीके से भीड़ में पहुंचे। में रहो, उनके घर तो बहुत दूर थे, उनकी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, उनके रोजगार काम धंधे चले गए, उनको वेतन नहीं मिल रहा था, उन्हें घर जाना था और आपने कोई व्यवस्था नहीं किया। 40 दिन के बाद आज ट्रेनें चालू करते हैं, वो भी कब, जब 17 लोग ट्रेन की पटरी में ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे देते हैं। जब विपक्ष आपको लगातार आप पे हमले करता है और आप कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, नहीं, विपक्ष राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस अपना विपक्ष का धर्म निभा रहा है। अगर हमने आवाज ना उठाई होती, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की घोषणा कर रहे हैं, वैसे तो खोखला है, पिटारे में कुछ खास नहीं है, सिर्फ कर्ज है कि आप इतने का कर्ज ले लो, आप इतने का कर्ज ले लो, आप इतने का कर्ज ले लो, उसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें। गरीब मजदूर किसान के जेब में, जनधन खातों में कुछ नहीं आ रहा है। और सही कहा है विशेषज्ञों ने कि भारत में इतनी मौतें कोरोना वायरस से शायद ना हो जितनी भूखमरी से होंगी। ये सच है, यकीन ना हो तो आंकड़े उठाकर देख लीजिए और इंतजार करिए। लेकिन हम चुप बैठकर हाथ पे हाथ रख के इंतजार नहीं करेंगे। हम इन सरकारों को जगाते रहेंगे कि लगातार गरीब मजदूर जनधन खातों में, किसानों को आपको राहत देनी होगी। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उनके बैंक खातों में आपको, किसान के 10,000 तो गरीब मजदूर मनरेगा में जो काम कर रहे हैं 7,500 डालना होगा, ताकि वो अपने घर में रह सके, वो सुरक्षित रह सके और वो अपनी भूखमरी की कगार में ना पहुंचे, वो खाना खा सके, वो अपने बच्चों को पाल सके। मैं आपको चेता रही हूं, केंद्र की मोदी सरकार, संघ भाजपा, ये अंधभक्त जिनको हम कहते हैं, ये आपका हमारा ध्यान भटकाने की लगातार कोरोना वायरस की जंग भी जब देश लड़ रहा था, घरों में हम सब मिलकर तपस्या कर रहे थे, तब भी पूरे कोरोना वायरस के दौरान हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई पूरी तरह से। और आज भी मैं आपसे कह रही हूं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चाइना का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, मुद्दा बनाया जाएगा, पर अपने सेना के जवानों पर, जांबाज जवानों पर जो अपनी जान पर खेल रहे हैं, उन पर यकीन रखिएगा कि हमारे भारतीय सेना के जांबाज जवान इस देश की आन पर आंच नहीं आने देंगे। पूरी मुस्तैदी से हमारे जवान अपनी जान पर खेल के सरहद, चाहे वो चीन की सरहद हो, चाहे वो पाकिस्तान की सरहद हो, वहां पर डटे हुए हैं। इसलिए वो ये चाहता होगा जवान कि आप देश के भीतर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम उसमें धर्म मत लाएं। लेकिन हमेशा घोषणाएं, स्वदेशी, लोकल, मेक इन इंडिया, कौन मना करता है, किसने किसको रोका है? लेकिन आप मदद तो कीजिए। आप मदद नहीं करते, आप सिर्फ कोरे नारे करते हैं, कोरी घोषणाएं। 6 साल से पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है, आप इतने मजबूत नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 6 साल में मेक इन इंडिया, मास्क के लिए, ग्लव्स के लिए हमें चाइना का मोहताज होना पड़ा। आज जाकर 40 दिन के लॉकडाउन के बाद जब किसी के लिए कुछ बचा नहीं, तो लोगों ने घरों में बैठकर खुद ही कपड़े के मास्क बनाना शुरू कर दिए और उसे आप अपनी जीत बता रहे हैं। अलका लांबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको साफ बता रही हूँ। मेरे घर में 2 लोग हैं, मेरी कुछ सेविंग्स हैं, जिस पे लॉकडाउन चाहे 4 महीने बढ़ा दीजिए, मैं रोजी रोटी आराम से अपने घर में, मुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या लड़ाई अलका लांबा की और आपकी अपनी खुद की है जो हम लड़ रहे हैं? नहीं, ये देश हमारा है। इस देश को खड़ा करने में जिस मजदूर और किसान का खून और पसीना बहा है, ये लड़ाई उसकी है जो शोषित है आज, जिसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो सड़क पर है, जो आवाज नहीं उठा पा रहा, जो आंसू है जिसके उस आंखों में, ये लड़ाई उसकी है। अगर सरहद पे जवान लड़ रहा है तो आपको और हमें भी उस मजबूर मजदूर, उस किसान, उस शोषित पीड़ित के लिए आपको हमें उनकी आवाज बनकर आज इस सरकार को लगातार जगाना है और कहना है कि आपको इनकी मदद करनी ही होगी। लाखों करोड़ों लोग उद्योग छोड़कर जा गए, अपने शहरों की, अपने गांव, अपने घर चले गए हैं। फैक्ट्रियां आप कहते हैं कर्जा लेकर खोल लीजिए, वो कह रहे कर्जा तो लेंगे, फैक्ट्री भी खोल लेंगे, मजदूर नहीं है। मजदूर तो चले गए अपने घरों में क्योंकि वो भुखमरी के कगार पर आ रहे। तो मैं कर्ज लेकर फैक्ट्री खोल के करूंगा क्या? फैक्ट्री चलेगी नहीं तो वो कर्ज मैं चुकाऊंगा कैसे? और आप नीरव मोदी अपने पूंजीपतियों भाई की तरह मेरा कर्ज माफ नहीं करेंगे। मैं इस कर्ज में डूब कर मर जाऊंगा, किसानों की तरह आत्महत्या कर लूंगा। इस डर से वो जो छोटा छोटा व्यापारी था वो भी कर्ज लेते हुए डर रहा है।
वो कर्ज नहीं ले रहा है। इसीलिए एक ही आलोचना नहीं, सुझाव देकर वापस इस बात को खत्म करूंगी। न्याय योजना के तहत मैं सबसे कह रही हूँ, मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। 13 करोड़ जो गरीबी रेखा से नीचे और भुखमरी की तरफ चलेगा, या सिर्फ उन 13 करोड़ जनधन खातों में 7,500, सिर्फ 7,500 अगर आप डाल देते हैं तो पूरा 1 महीना 30 दिन वो आदमी भुखमरी से नहीं मरेगा। वो अपना घर परिवार बिना रोजगार, जिसका बेरोजगार हो गया, जिसकी तनख्वाह नहीं है, वो अपना गुजारा कर लेगा। और उस 1 महीने में आप अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। वो 1 महीना वो घर पे भी रह सकता है, क्योंकि ये महामारी अभी बढ़ेगी। लेकिन आप ये नहीं कर रहे। मात्र 500 रुपया जनधन खातों में डाला, मात्र 500, 1 महीना चलाने के लिए 500 रुपया। किसानों के खातों में 2,000 रुपये, बस घोषणा हुई 20 लाख करोड़ की। कुछ भी कहिए, देश मेरा है, देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये पीड़ित हैं, शोषित हैं, आवाज नहीं उठा पाते। इनकी आवाज बनकर आपको और हमें विपक्ष के धर्म निभाते हुए इनका हक इन्हें दिलाना है। इनकी जिंदगियों में जो विपदा आई है और आप और हमें कोरोना वायरस से लड़ते हुए बाहर निकलना है। मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी, अगर आप लोगों में से कोई भी मैंने कभी ऐसे बात की नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई प्रश्न, मैं कोशिश करूंगी उसको पढ़कर अगर आपके जवाब दे पाऊं। बकवास के प्रश्न पूछेंगे तो मैं अपना टाइम जाया नहीं करूंगी, लेकिन आपका कोई ऐसा प्रश्न हो तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगी। लेकिन मैं ये कहूंगी, एक रहिएगा, इस कोरोना वायरस की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मत होने दीजिएगा। ट्विटर हैंडल पे चल रहा था अखंड भारत। हाँ, भारत में आवाज तो उठाइए इस सरकार के खिलाफ। आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत मतलब पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सारा हमारा हिस्सा है। अखंड भारत चाहिए। लेकिन 130-135 करोड़ का भारत क्या संभल रहा है? क्या उन्हें रोटी खिला पा रहे हैं? क्या उन्हें रोजगार दे पा रहे हैं? क्या उन्हें पक्का मकान दे पा रहे हैं? क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन चाहिए क्या? अखंड भारत। जिससे 135 करोड़ का भारत नहीं संभल रहा, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की पैरवी कर रहे हैं कि लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जब कहते हैं अखंड भारत चाहिए। अरे भाई, भारत संभाल लो मेरे भाइयों। भारत तुमसे संभल नहीं रहा। भारत की 135 करोड़ की आबादी संभल नहीं रही। अखंड भारत चाहिए उनको। पाकिस्तान भी चाहिए, अफगानिस्तान भी चाहिए, बांग्लादेश भी चाहिए, पर वहां का मुस्लिम नहीं चाहिए इन्हें। उन्हें कहां ले जाएंगे? अखंड भारत में अफगानिस्तान आ जाएगा तो वहां का मुस्लिम, पाकिस्तान का मुस्लिम, बांग्लादेश का मुस्लिम, वो कहां जाएगा? तो आप समझ रहे हैं, इनको जमीन चाहिए, इनको वो लोग नहीं चाहिए। समझ रहे? इनको शरीर चाहिए। आत्माएं मर गई हैं, इंसानियत मर गई है। तो इसीलिए 2 चीजों पर फोकस रहिएगा। मैं आप सभी को कह रही हूं, कोरोना वायरस की लड़ाई को हमें लड़ना है, अपने आप को सुरक्षित रहते हुए लड़ना है और जीतना है। और दूसरी, देश की अर्थव्यवस्था, गरीब मजदूर किसान को इस महामारी से आपको और हमें मिलकर बचाना है। और देश की सरहदों की चिंता मत करिएगा, क्योंकि आप और मैं सरहद के बीच में बैठकर मात्र इस पर राजनीतिक चिंता करके कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। हमें अपने देश के स्वतंत्र, हमारे जो सेनानी हैं, जो सरहद पर यकीन रखिएगा, वो इस देश पे आंच नहीं आने देंगे। और आपका ध्यान मात्र देश के अंदर की समस्याओं के ऊपर, लोगों का हक अधिकारों के लिए जो है वो लगा रहना चाहिए। आर्थिक पैकेज के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, मैंने सारी बात आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का ही बात की है। कल आधा घंटा प्रधानमंत्री जी ने बात की, आज 1.5 घंटा निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री ने बात की, और निकला कुछ नहीं उसमें से। किसी के खाते में कोई पैसा नहीं जा रहा है, किसी को कोई किसी तरह की राहत गरीब को सीधे नहीं मिल रही है। उसमें 90,000 करोड़ बिजली कंपनियों को मिल गया है। 3 लाख करोड़ कह रहे हैं आप छोटे लघु उद्योग हैं तो आप बैंकों में जाइए, उनसे कर्जा ले लीजिए, लेकिन वापस करना होगा। तो इसलिए कुछ नहीं है उसमें मेरे लिए आपको बताने के लिए। टू बी हम्बल प्लीज। आप विपक्ष में हैं, आप रोज गरीब मजदूर किसान का दर्द देखते हैं। कोशिश करती हूं मैं हम्बल रह सकूं, मैं पोलाइट रह सकूं। बापू की जीवनी पढ़ रही हूं,
और इसलिए बहुत बार अपनी बातों पर मुझे लगता है कि मुझे बापू की तरह बनने में टाइम लगेगा। महात्मा गांधी की बात करिए जो सत्य और अहिंसा की बात करते हैं और जो कहते हैं कि ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करिए, पर इंसान है, गुस्सा आता है, लोगों को देखकर खून खौलता है कि क्यों गरीब मजदूर किसान हमारे देश का आज पीड़ित है। हमारी जीडीपी खत्म हो चुकी है बिल्कुल, उद्योग धंधे, बेरोजगारी। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो अपने इर्द गिर्द घूम कर देख लीजिएगा कि कितने लोगों को पिछले 6 साल में पक्की सरकारी नौकरियां मिली हैं, कितने लोगों के बिजनेस उद्योग जो है उन्होंने कमाकर अपने पैरों पे खड़े किए हैं। 3 तरह के लोग हैं, मैं बता रही हूँ। एक वो है जिन्होंने मोदी जी को वोट किया, भाजपा को नहीं किया था, मोदी जी के चेहरे पर। एक वो जो मोदी जी के चेहरे पर वोट किया है और आज सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है पर बोल नहीं पा रहे हैं। एक हमारे जैसे लोग हैं जिसने बिल्कुल भाजपा मोदी को वोट नहीं दिया, पर एक विपक्ष के तौर पर हम उनकी गरीब शोषित मजदूर किसान की आवाज बन रहे। और तीसरा वो है जिसने वोट दिया, नोट भी लिया और आज विदेश में पूंजीपति ऐशो आराम में है। 3 तरह के लोग हैं, लेकिन हम दूसरी श्रेणी के लोग हैं। कुछ लोग महात्मा गांधी जी के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगी, फिर मुझे गुस्सा आता है जब आप देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के त्याग, बलिदान, नेहरू जी और महात्मा गांधी, माफी चाहूंगी, बहुत गुस्सा आ रहा है कि फिर भी अपने कंट्रोल कर रही हूँ। इतिहास पढ़िए उनका, इतिहास पढ़िए, आपको समझ आएगा। कहीं चाय की दुकान नहीं लगाते थे, करोड़ों की संपत्ति थी नेहरू जी और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के पास, करोड़ों की संपत्ति आती, लेकिन सब ऐशो आराम छोड़कर, अपनी संपत्तियों को छोड़कर देश के लिए दान करके 27 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। 27 साल देश की आज़ादी के लिए लड़े, अंग्रेजों से लड़े। सावरकर और गोडसे की तरह गद्दार अंग्रेजों की दलाली नहीं की थी। इसलिए इन पे बोलने से पहले अपने गिरेबान में चढ़िए। औकात नहीं है हम लोगों की, औकात नहीं है कि हम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर का, इनका नाम अपनी जबान, गंदी जबान से आप ले, संघ ही ले। क्योंकि मुखबरी की, जब कांग्रेस थी आज़ादी से पहले, तब संघ भी था। कांग्रेस के पास इतिहास है बलिदानों का, संघ के पास एक इतिहास नहीं होगा, एक ऐसी कुर्बानी नहीं होगी, एक आदमी इनका फांसी के तख्ते पे नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों की दलाली करते हुए खत्म हो गए ये सभी लोग। इसलिए मैं कहूँगी, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, विज्ञान की स्टूडेंट रही हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा जो इंटरेस्ट रहा है वो भविष्य में रहा है। मैं हमेशा भविष्य की तरफ देखती रही कि आज क्या किया जाए कि हमारा भविष्य बेहतर हो। लेकिन जब आपके पास भविष्य में करने के लिए आज कुछ नहीं होता ना, कोई योजना नहीं होती, कोई आपके पास कुछ नहीं होता आपके पास कि हम आज ऐसा क्या करें भविष्य, फिर आप इतिहास में जाते हैं। जैसे संघी, भाजपाई, अंधभक्त, वो आज भविष्य की बात नहीं करेंगे, वो आज भविष्य की सोच लेकर नहीं बढ़ेंगे, एक विजन, एक दूरदर्शिता नहीं है। वो इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ेंगे और अपनी नाकामियों को ढकने का काम करेंगे। इसीलिए वो नेहरू तक जाते हैं, वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो चले गए 40 साल पहले, हमारी दुनिया छोड़ गए हैं, वो उनकी बात करेंगे। लेकिन हम कांग्रेस और मेरे जैसे लोग जो साइंस के स्टूडेंट रहे, जो विज्ञान, आज भविष्य की तरफ देखते हुए आज एक नींव मजबूत करने की बात करते हैं, जिसमें इस देश की बुलंद इमारत को हमें खड़ा करना है।